जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। उसमें हम अच्छी तरह से समझा दिए थे। यदि कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा करके आप अच्छी तरह से वीडियो को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। लास्ट में थोड़ा सा वो हम पूरा बोर्ड खाली छोड़ देते हैं या शुरू में भी छोड़ा हुआ रहता है, ताकि आप लोग अगर चाहे तो अच्छी तरह इनको लिख सकते हैं बढ़िया तरीका से। समझ में आ रहा होगा। चलिए बिना किसी देरी के हुए शुरू करते हैं। कारण क्या है कि फिर कुछ थोड़ी देर के ही बाद जो है हम लोग का ऑफलाइन क्लास रहता है, बच्चे लोग आ जाते हैं तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए अभी ही सोचे कर लेते हैं। फटाफट आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए दूसरा आप क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले अवक्षेपण का मतलब समझिएगा। हम बताए थे आपको अवक्षेप की जानकारी जब बता रहे थे, समीकरण लिखने का नियम, उसमें बताए थे कैसे पता चलेगा किसी मतलब अभिक्रिया से जो है गैस निकल रही है, किसी समीकरण से जो है अवक्षेप निकल रहा है, किसी से क्या निकल रहा है। तो बताए थे गैस जब निकल रहा होगा तो गैस के सूत्र के ठीक बाद ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगा हुआ रहेगा ऊपर की तरफ, और जब अवक्षेप बनेगा तो जो भी अवक्षेप बनेगा उसके ठीक बगल में नीचे की ओर तीर का निशान लगा रहता है। ये हम इसका पहचानने का तरीका बताए थे। अब समझिए इसका अभिक्रिया कहते किसको है, अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है तो उसे ही कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब कोई भी जो है ना प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है तो उसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिससे आप देख लीजिए NaCl है, ये AgNO3 से अभिक्रिया कर रहा है। करने के बाद ये Cl यहाँ Ag के साथ चला गया और ये अवक्षेप के रूप में यहाँ पर ये जो है ये बन रहा है अवक्षेप के रूप में, ठीक, प्लस NaCO3 हो जाएगा। क्लियर होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिएगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, अब एक कोई अम्ल होगा एक कोई भस्म होगा। ये अम्ल भस्म क्या होता है अगला चैप्टर में पढ़ने के लिए, जिसमें हम खूब अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे बताएंगे। देखिएगा क्या कर रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण का मतलब ये उदासीन है, ये और जल बनाता होगा तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए HCl जो है ना ये एक प्रकार का अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। और NaOH, Na मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। और जब ये अभिक्रिया करता है तो ये जो NaCl बनाता है ये नमक का सूत्र है। किसका सूत्र है, नमक का। ये उदासीन हो गया, ये लवण हो गया और साथ में क्या बनाएगा, जल बनेगा। यहाँ क्या बोला था, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ये अम्ल हो गया किसी भस्म के साथ, ये हो गया आपका भस्म। ये क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और ये भस्म। और ये जो बनाएगा अपना, ये बनाएगा लवण और साथ में क्या बनाता है, जल। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। कि कहने से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको कि प्रकाश रासायनिक, प्रकाश का मतलब क्या, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर होगा। देखिए वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रहने के बावजूद जब होगा तो ऐसी ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ लिखा होगा प्रकाश या सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं। इसकी उपस्थिति में जब होती है तो ये बनाएगा HCl और समीकरण को संतुलित करने यहाँ 2 लगा दिए थे, इसीलिए संतुलित हो गया। अब यहाँ ये जो घटना हो रही है इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर होगा। चलिए ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले समझिए ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा। और अवकरण जब रहेगा तो वहां ऑक्सीजन का वियोग होगा। और याद रखिएगा जहां ऑक्सीजन का योग होगा वहां हाइड्रोजन का वियोग होगा। याद रखिएगा जहां हाइड्रोजन का वियोग होगा वहां ऑक्सीजन का योग होगा। क्लियर होगा। चलिए इसमें देखिए परिभाषा क्या कहता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए C+O2 अभिक्रिया करके क्या बनेगा, CO2। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनाया, CO2 बनाया, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए होंगे। जिसमें ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग होना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन का निष्कासन।
इसका उल्टा अवकरण देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे ही अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन Cu के साथ में था, आगे आने के बाद ऑक्सीजन जो है इसका साथ छोड़ करके H2 के साथ अलग हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो अलग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। क्लियर होगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और अपकरण में हाइड्रोजन का योग होता है। कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अपकरण अभिक्रिया क्या होता है, उसमें बताए थे कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन, उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। और अवकरण का मतलब बताए थे कि जिसमें हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको कहेंगे हम लोग कौन सी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। क्लियर होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की अभिक्रिया पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए, पहला अभिक्रिया है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसी को कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा देख लीजिए इनका, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एक हो गया और अवकरण की क्रिया अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें दोनों क्रिया होनी चाहिए, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। एग्जांपल में देख लीजिए, ये H2S है प्लस Cl2 अभिक्रिया करके ये जो Cl है ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, HCl बनाता है और ये सल्फर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ मिल गया। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन का योग होता है, तो हम बताए थे जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसको कहते हैं हम लोग कौन सा, अवकरण। क्या कहते हैं उसको, अवकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला है दैनिक जीवन में ऑक्सीजन। चलिए, तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण यहाँ होना चाहिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण के प्रभाव। हम लोग के दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। कड़ा भोजन का पचना, हम लोग के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है उसमें भी ऑक्सीजन का जरूरत होता है। यदि हम लोग सांस नहीं लिए, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए, तो हम लोग का भोजन ठीक तरीका से नहीं पच पाएगा। और पचना तो दूर की बात है, हम लोग जिंदा भी बिना ऑक्सीजन का नहीं रह सकते हैं। होता है कभी कभार हम लोग अगर खाना खा ले, भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर रहते हैं या जगह पे, और यदि ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण अपच की स्थिति हो जाती है, हम लोग का भोजन ठीक से पाचन नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले है कि दैनिक जीवन उपयोग में क्या है कि भोजन का पचना। दूसरा है भोजन का दुर्गंधित होना। और यदि इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होगी तो भोजन दुर्गंधित हो जाएगा। आप ऐसा देखे होंगे गर्मी के मौसम में जब खाना बना के रख दीजिएगा तो थोड़ी ही देर बाद गर्मी ज्यादा होने के कारण जो है वो भोजन क्या हो जाता है, बहुत जल्दी दुर्गंधित हो जाता है। क्लियर होगा। चलिए, अगला है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज को बचा करके रखना। हम लोग भोजन को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार का पेपर सब आता है, उसमें लपेट के रख सकते हैं। रोटी को कहीं दूर ले जाना होता है तो वो एक पेपर आता है, उसमें लपेट के रखा जाता है ताकि उस पर बाहरी कोई भी वायु का प्रभाव नहीं पड़े, उनको संक्षारण कहते हैं। अगला है दहन की क्रिया। दहन की क्रिया, दहन का मतलब होता है जलना, और किसी भी पदार्थ को जलने के लिए एकदम जरूरी होता है ऑक्सीजन का। जैसे हम बताइए कि आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, एक मोमबत्ती जला दीजिएगा, उसके ऊपर कांच के ग्लास ढक दीजिएगा। कांच का ग्लास थोड़ा मोमबत्ती से ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि मोमबत्ती के लोग ग्लास को टच नहीं कर पाए। अब जैसे ही आप उस पर रखिएगा वो मोमबत्ती तब तक जलेगा जब तक कि उसके अंदर में ऑक्सीजन क्या हो, भरा हुआ होगा। और जैसे ही उसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा वो मोमबत्ती अपने आप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसका मतलब होता है कि दहन करने के लिए, मतलब आग को जलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका ऑक्सीजन का। समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम दो अभिक्रिया आपको पढ़ाएंगे, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा को अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है। क्षेपी का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, बाहर निकलती है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी में याद रखिएगा ऊष्मा बाहर निकल जाती है। ऊष्माशोषी में देखिएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब अंदर की ओर लेते हैं, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आगे इसमें ये पढ़ाएंगे हम लोग कि हम लोग जो सांस लेते और सांस छोड़ते हैं ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। भोजन का जो पाचन होता है वो कौन सी अभिक्रिया, आगे वो सब बताएंगे आपको। और अगला टॉपिक हमारा पढ़ने के लिए है दहन और ज्वाला। तो आप लोग के पास यदि बुक होगा तो आप लोग थोड़ा बुक पे भी ध्यान दीजिएगा, और अगला टॉपिक हम यही पढ़ाएंगे आपको, दहन और ज्वाला। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।